विक्स वेक्सारी प्रो ऊनो कैडम। कैपिटल में लिख लेना पूरे को ताकि समझ में आ जाए। मोहित नेमो डेबिट नेमो डेबिट डिस वेसारी प्रो ऊना एडम कोजा। जी इसमें लिखिए, इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट है अपना, ठीक है ना। 2 पॉइंट में लिखवा चुका हूं, थर्ड पॉइंट है, आप भी इस मैक्सिम लिखिए। इसमें लिखिए नो पर्सन शैल बी वैक्स्ड, नो पर्सन शैल बी वैक्स्ड। वैक्स मतलब होता है वैक्स, ये है ट्रबल। नो पर्सन शैल बी वैक्स्ड more than once for the same cause of action. No person shall be vexed, breaking a trouble, more than once for the same cause of action. किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए 2 बार से अधिक किसी भी व्यक्ति को समान वाद हेतु के लिए या एक वाद हेतु के लिए एक बार से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता, एक बार से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्रबल मोर देन वंस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। किसी भी व्यक्ति को एक समान वाद हेतु के लिए एक बार ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। समझ में आई? पब्लिक पॉलिसी में तो ये है। चौथा पॉइंट लिखिए, एक और मैक्सिम लिखेंगे इसमें हम। नेमो डेबिट नेमो डेबिट विक्स पुनीरी प्रो ऊनो डेलिक्टो। स्पेलिंग देख लेने दो मुझे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लिखिए, यह मैक्सिम डांडिक विधि से जुड़ा हुआ है। यह मैक्सिम डांडिक विधि से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को समान गलती के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को समान गलती के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। लिखिए, द मैक्सिम बेसिकली रिलेटेड टू द मैक्सिम दंडित नहीं किया जा सकता। द मैक्सिम बेसिकली रिलेटेड टू criminal law, the maxim basically related to criminal law. It means no one should be punished twice. No one should be punished twice for the same wrong. आज वो कहा गया निशांत, यार ये क्या बात होती है तुम दोनों की? हाँ, एक जाता है एक आता है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? अभी ठीक है? मौसम खराब चल रहा है, ध्यान रखिए। उसकी भी शायद तबीयत ठीक डाउन थी बीच में। और थोड़ा सा ये मौसम ऐसा है ना कि पंखा चलाएंगे तो हल्की ठंडी लगती है और बंद कर दो तो गर्मी लगती है। ठंडे कोल्ड चीज, एक तो चिकनी चीज, बाकी बच्चे भी सुन लीजिए, चिकनी चीज खाना ना करना है। चिकनी मतलब ऑयली चीज, गला पकड़ेगा वरना सीधा। और एक ठंडा पानी अवॉइड कर देना, नॉर्मल पानी पीजिए।
जो पानी है। तबीयत का ध्यान रखना है, आप फिट रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। अरे शरीर जब साथ देगा तभी तो एग्जाम लिखोगे, ठीक है। नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम रॉन्ग, हो गया ना। नो वन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम रॉन्ग, पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम रॉन्ग। जी, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे अपन। पांचवा पॉइंट लिखिए प्लीज, पांचवा पॉइंट लिखिए। एक और मैक्सिम है, ये सारी मैक्सिम आपको लगता होगा कि सारी मैक्सिम फालतू है, लेकिन एग्जाम में उठ के आ जाती है ऐसी मैक्सिम सीधी उठ के, और फ्री के नंबर देके जाती है। आप इसलिए कह रहा हूँ, नोट्स फंडामेंटल है अपने, मतलब डायरेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, डायरेक्ट के साथ नोट्स भी पढ़िए। दो चीज पढ़ के जाइए और बहुत सारे एमसीक्यू लगा के जाइए, एक भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। एक्सेप्ट सीओ, एक्सेप्ट सीओ रेस जुडिकाटा, एक्सेप्ट सीओ रेस जुडिकाटा लिखिए, मैक्सिम लिखिए, एक्सेप्ट सीओ रेस जुडिकाटा। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए पूर्ववर्ती निर्णय, पूर्ववर्ती निर्णय, पूर्ववर्ती निर्णय पश्चातवर्तीवाद पर रोक लगाता है। पूर्ववर्ती निर्णय पश्चातवर्तीवाद पर रोक लगाता है। पूर्ववर्ती निर्णय पश्चातवर्तीवाद पर रोक लगाता है। लिखिए, ए प्रीवियस जजमेंट, ए प्रीवियस जजमेंट is a bar to, is a bar to, is a bar to subsequent suit. A previous judgment is a bar to a subsequent suit. छठा लिखिए, छठा लिखिए, इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटम। हो गया, ये 5 पॉइंट हो गए सर। छठा पॉइंट लिखेंगे प्लीज। इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटम। उट सिट फिनिश लिटम लिखिए। ये राज्य, ये पहले भी लिखवाया मैंने मैक्सिम, पहले भी लिखवाया ना रेस जुडिकाटा में। लिखिए इसमें, ये राज्य के हित में है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, ये राज्य के हित में है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट लिटिगेशन कम टू एन एंड। ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। देखिए, रेस जुडिकेटर दो पॉलिसी से बेस्ड होता है, पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लोक नीति की बात करें। प्राइवेट नीति की बात अभी बात थोड़ी देर बाद में करूंगा मैं, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि जो जिसका महत्व लार्जर सोसाइटी को होता है। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या? लोक नीति का मतलब क्या? अब जिसका पर्पस एक बड़ी सोसाइटी को रहे, हम उसके पॉइंट लिख रहे हैं। उसके हमने कितने पॉइंट लिख दिए? 6 पॉइंट लिख दिए, 7 पॉइंट लिखिए इसमें। लिखिए इसमें, लिखिए पूर्व न्याय के सिद्धांत में, पूर्व न्याय के सिद्धांत में लोक नीति इस बात से भी समझी जा सकती है, पूर्व न्याय के सिद्धांत में लोक नीति इस बात से भी समझी जा सकती है, पूर्व न्याय के सिद्धांत में लोक नीति इस बात से भी समझी जा सकती है कि विधिक संबंधों में, कि विधिक संबंधों में निश्चितता होनी चाहिए, कि विधिक संबंधों में इस बात समझी जा सकती है कि विधिक संबंधों में निश्चितता होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए। मतलब आप लिखिए इसमें, लिखिए इन रेस जुडिकेटा, in res judicata we also understand, in res judicata we also understand that 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 in public policy, that in public policy, that in public policy, that in public policy that should be a certainty, that should be a certainty। बाहर वाले को एक बार वो सुखा देना हल्का सा घुमा के। There should be a certainty, there should be a certainty in legal relations, there should be a certainty in legal relations, in legal relations। आगे लिखिए, यदि कोई पक्षकार, यदि कोई पक्षकार
यदि कोई पक्षकार अपने विधिक संबंधों के बारे में निश्चित है तो, यदि कोई पक्षकार अपने विधिक संबंधों के बारे में निश्चित है तो तो वह वाद न्यायालय द्वारा पूर्णतया विनिश्चित किया जाएगा। तो वह वाद न्यायालय द्वारा पूर्णतः निश्चित किया जाएगा, पूर्णतः निश्चित किया जाएगा, विनिश्चित किया जाएगा, विनिश्चित किया जाएगा, विनिश्चित किया जाएगा तथा इससे न्यायालय को भी मदद मिलेगी, तथा इससे न्यायालय को भी शीघ्र न्याय करने में मदद, तथा इससे न्यायालय को भी शीघ्र न्याय करने में मदद मिलेगी, तथा इससे न्यायालय को भी शीघ्र न्याय करने में मदद मिलेगी। होगी होगी नहीं होगी कोर्ट की हेल्प? अगर आपको पता है कि, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, न्यायालय को भी शीघ्र न्याय करने में मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए, सुनिए इधर इंग्लिश में अभी लिखवाऊंगा मैं। मान लीजिए एक घर है, इस घर की पोजीशन में एक्स है, लेकिन ए क्लेम करता है कि ये घर जो है ये इसका है, ठीक है। अब ए निश्चित है ना सर, मतलब ए को तो फिक्स पता है ना कि ये घर इसी का है, अनिश्चितता थोड़ी ना इसमें। बात समझ में आ रही है? अगर किसी को अपने विधिक संबंधों के बारे में पता है कि ये इस घर से मेरा क्या संबंध है, समझ में आ रही बात, तो न्यायालय को भी हेल्प रहती है कि हाँ चलो डिसीजन कुछ दे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 3 घर हैं सेम सेम से दिखने वाले, अब इसको नहीं पता कि इसका घर कौन सा है, तो फिर कोर्ट को भी दिक्कत आएगी कोई भी केस सोल्व करने में। फिर तू ये तो निश्चित कर कि घर कौन सा है तेरा। आप जब भी सूट फाइल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, आप स्थावर संपत्ति के लिए कोई भी वाद संस्थित करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? आप प्लेंट निकालिए, एक बार निकालिए ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 निकालेंगे एक बार। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैंने ये पॉइंट क्यों लिखवाया। देखो वाद पत्र में आपको क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट देखिए, रूल 3 देखिए, ऑर्डर 7 का रूल 3 देखेंगे प्लीज। ऑर्डर 7 का रूल 3 देखिए, मैंने ये क्यों लिखवाया कि निश्चितता होनी चाहिए विधिक संबंधों में। ये देखिए इसमें पढ़िए, अगर इसने सूट फाइल किया है जहां पे विषय वस्तु क्या है, जहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो सर उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, उसको लिखना पड़ेगा ना कि सर उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे उसको लिखना पड़ेगा सर श्यामनगर में जो मेरा घर है वो B24, इसके ऊपर विवाद है। तो ये B24 क्या है, पहचान है, और श्यामनगर एक एरिया है। तो उसने वो उसके अंदर एक निश्चितता ही नहीं, मतलब सर्टेनिटी है ना लीगल रिलेशन की, कि मेरा इस घर से क्या संबंध है। ऐसे तो हर आदमी उठ के बोल दे कल को, अरे कल को मैं बोल दूं कि एंटीला पे मेरा हक है, एंटीला मतलब अंबानी का घर जो है उसमें मेरा हक है। लेकिन विधिक रिश्तों में एक संबंध तो होनी चाहिए, मैं किस आधार पर क्लेम कर रहा हूं, समझ में ही बात। जहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड की बात होती है तो पर्सन को एक डेफिनेट और एक निश्चित होना पड़ता है कि हाँ ये घर मेरा है, समझ में ही बात। जैसे मान लीजिए इसने सूट फाइल किया टाइटल को लेके, कि टाइटल को लेके और पोजीशन को लेके दो चीज मांगी इसने कोर्ट से। एक तो मांगा इसने क्या, दूसरा मांगा, एक पोजीशन मांगा, दूसरा टाइटल मांगा। अब सब सवाल ये है कि अगर ये अपने घर के ऊपर फिक्स नहीं है तो फिर रेस जुडिकेटा कैसे लागू होगा। कल को ये बोलता है सूट नंबर 1 में बोलता है, पहला सूट इसके लिए फाइल किया, ठीक है, इसमें एक्स रहता था, इसमें वाई रहता था, इसमें जेड रहता था। फिर सूट नंबर सेकंड इसके लिए फाइल किया, और फिर सूट नंबर 3 इसके लिए फाइल किया। आप देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट मैटर चेंज हो रहा है तो फिर रेस जुडिकेटा नहीं लागू होगा ना। लगेगा क्या रेस जुडिकेटा? रेस जुडिकेटा तो वहीं लगता है जहां पे संबंध निश्चित होते हैं। जैसे मतलब इसको ए को, मान लीजिए ए ने सूट नंबर फर्स्ट फाइल किया इस घर के लिए जिसमें एक्स रहता है, सूट नंबर 2 फाइल किया। देखिए सर, जहां पे संबंध निश्चित नहीं है, सब्जेक्ट मैटर अलग है, पार्टी से अगर अलग होगी तो रेस जुडिकेटा लागू होगा? नहीं लागू होगा। मैंने आपको बताया रेस जुडिकेटा कहां लगता है, जहां पे वो 5 एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं। और 5 एलिमेंट्स कौन कौन से बताइए एक बार। ठीक है, टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, चौथा
टाइटल, पांचवा मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये 5 चीजें होती है, 5 एलिमेंट होते हैं जब आपको चेक करना पड़ता है कि रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं लगेगा। अभी मैं मल्टीपल एग्जांपल्स कराऊंगा आप लोगों को, ये मत परेशान होना कि अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मान लीजिए अभी आप लोगों ने पुरानी क्लास नहीं ली है, लेकिन जब आप लेंगे तो आप समझ जाएंगे। लास्ट वाली क्लास जो थी वो इसी की रिगार्डिंग थी। ये जो 5 क्लासेस जो है, ये क्लासेस आपको हेल्प करेगी। मतलब ये जो रेस जुडिकेटा को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे सिविल की हमें एक जानकारी होती है कि सिविल का जो संबंध है ना, सिर्फ आप घर को मत देखिए, आप ये देखिए कि निश्चितता होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम सर्टेनिटी। जैसे आपने ऑर्डर 7 रूल 3 में लिखा, मान लीजिए आप एक वाद पत्र, आप एक प्लेंट लिख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए, आप एक वाद पत्र लिख रहे हैं, वहां पे आपने इस चीज को मेंशन किया है कि जो मकान है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। लिखा है 7(3) के अंदर कि आप किसके लिए सूट फाइल कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे आप। देखिए इसको पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है ना, द प्लेन शेल कंटेन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट एंड इन सच केस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई बाउंड्रीज नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड। मतलब स्थावर संपत्ति वाद पत्र में से वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त हो। मतलब आपको प्रॉपर्टी का पहचान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अगर कोई भू व्यवस्थापन है या फिर सर्वेक्षण संबंधी है तो उसके लिए आप लिखोगे। मतलब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, स्थावर मकान वगैरह के लिए आप सूट फाइल करोगे तो उसका नंबर होना चाहिए। जैसे ये घर के लिए सूट फाइल करना है तो इसका मकान नंबर क्या है, 164A, जिसमें अपनी कोचिंग चलती है। तो 164A विवेक विहार, तो फिक्स है कि कोचिंग कहां चलती है, 164A विवेक विहार के अंदर। बात समझ में आ रही है? जब आप सर्टेनिटी के लिए चलते हो चीजों को तो फिर वो चीजें काम करती है अच्छे से। आसान है? अरे आसान ही नहीं है। तो रेस जुडिकेटा के लिए आपके अंदर एक निश्चितता होनी चाहिए विधिक संबंधों की। यहां पर कोई ऐसे मुंह उठा के क्लेम नहीं कर रहा है। अगर ये क्लेम कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ तो दावा होगा, एक के पास कुछ ना कुछ दावा होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी तो क्लेम कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी किसी की प्रॉपर्टी क्लेम कर देता है। हाँ, अरे भैया मेरे को भी अच्छा लगता है जेलन मार्ग पे एक मकान है इधर कोने में, ये थोड़ी ना कि मैं उठ के उसका क्लेम कर लूंगा या फिर मैं जाके बोल दूंगा कि ये मेरे को इंटरस्टेट सेक्शन में मिला है कि हमारे पूर्वजों का मकान है। ये थोड़ी कहूंगा। आप कुछ भी थोड़ी बोल सकते हो मुंह खोल के। आप ऐसे थोड़ी ना कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कल को मैं बोल दूं कि ये जो राजभवन है जिसमें गवर्नर साहब रहते हैं ये प्रॉपर्टी मेरी है, कैसे बोल दूंगा? एक निश्चितता तो होनी चाहिए। निश्चितता होने से काम नहीं चलता है, एक लीगल रिलेशन भी होना चाहिए। अरे एक विधिक संबंध भी तो होना चाहिए। प्रॉपर्टी के ओनर किस तरह से बनते हो आप? 3-4 तरीके होते हैं प्रॉपर्टी के ओनर बनने के। या तो आपने सेल में खरीदी हो, है ना, या तो भाई विक्रय करी हो आपने, क्रय विक्रय में आपको मिल गई हो। दूसरा आपको किसी ने गिफ्ट कर दी हो, कोई इतने ऐसे आपके लक्षण नहीं कि कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे। दूसरा एक्सचेंज में, अदला बदली जो होती है विनिमय, उस वो आप एक्सचेंज के लायक तुम्हारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम प्रॉपर्टी एक्सचेंज करो। चौथी चीज क्या है भाई, मॉर्गेज के थ्रू लोन नहीं चुका पाए, गवर्नर साहब लोन नहीं चुका पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो 5 तरीके हैं। एक विल, वसीयत। छठा होता है कि भाई प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों से मिल रही है, इंटेस्टेड सक्सेशन, अनिर्वसित अधिकार। लेकिन प्रॉपर्टी मिली कैसे आपको? सबसे बड़ी चीज ये है, आपको प्रॉपर्टी मिली कैसे? दैट इज द मेन एलिमेंट, दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा में आपको सिर्फ विधिक संबंधी बताना है, आपको ये भी बताना है कि एक एग्जिस्ट करता है लीगल रिलेशन। ऐसा थोड़ी ना कि आप कल को आके आप बोलो कि भाई ये जो एयरपोर्ट है मेरा है, कल को बोलो पत्रिका गेट मेरा है, जवाहर सर्किल मेरा है, मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना कोई भी किसी को उठा के प्रॉपर्टी मांग लेगा। होता है कैसा? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आई आपको ये पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? 7वां पॉइंट था ना? हाँ, इंग्लिश में लिखिए, कहां तक लिखा है इंग्लिश में? Uncertainty in the legal relation. If a party is certain, if party is certain, ठंड लग रही है, चला दो पंखा, क्या दिक्कत है? If party is certain, about the subject matter,
and its relationship to the subject matter, and its relationship to the subject matter, and its relationship to the subject matter, it would help court it would help court to determine it would help court to determine it would help it will help the court to determine it would help the court to determine the plea of res judicata, the plea of res judicata, the plea of res judicata. आगे लिखिए 8वां पॉइंट, the principle of res judicata is based upon equity, justice, reasonableness, and the principles enumerated in the constitution, and the principles enumerated in the constitution, and the principles enumerated in the constitution. 8वां पॉइंट लिखिए, पूर्व न्याय का सिद्धांत, पूर्व न्याय का सिद्धांत, सिद्धांत साम्यता, साम्यता कोमा न्याय, न्याय युक्तियुक्त सिद्धांतों पर आधारित है, युक्तियुक्त सिद्धांतों पर आधारित है, तथा उसी के साथ तथा उसी के साथ तथा उसी के साथ तथा उसी के साथ संविधान से जुड़े हुए तथा उसी के साथ संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी आधारित है, संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी आधारित है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी आधारित है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइवेट पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकेटा, पूर्व न्याय की प्राइवेट नीति, पूर्व न्याय के सिद्धांत की प्राइवेट नीति, पूर्व न्याय के सिद्धांत की प्राइवेट नीति, प्राइवेट पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकेटा, प्राइवेट पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकेटा, पूर्व न्याय के सिद्धांत की प्राइवेट नीति। प्राइवेट नीति क्या होती है? देखिए, ये सब चीजें मेंस में लिखने का समय नहीं मिलता, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये सब हम लिख रहे हैं ना, ये सब मेंस में लिखने का समय नहीं होता है आपके पास। आप सोचो कि मेंस में हम लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि रेस जुडिकेटा को लेकर आपकी समझ बढ़े, आप इंटरव्यू में अच्छे से जवाब दे पाए। इंटरव्यू में आपसे ये सब पूछ सकते हैं कि रेस जुडिकेटा क्यों है आवश्यक, तो आप बताओगे उसमें, आप उसमें जो भी जितने भी पॉइंट बताना है उसमें आप बोलोगे कि पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी दोनों के लिए रेस जुडिकेटा बहुत जरूरी है। फिर आप तरीके से आप आंसर देते हो इंटरव्यू के अंदर। देखिए, ये क्लासेस सिर्फ आपकी, ये सिर्फ क्लास आपके प्रीलिम्स के निकालने के लिए नहीं है, ये क्लासेस थ्रू आउट आपको हेल्प करेगी। इस बैच का जो उद्देश्य है, फाउंडेशन बैच है ना, ये इसका उद्देश्य है कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में आपको हेल्प मिले। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए एक जजमेंट आ गया है, एक जजमेंट राइटिंग आई है, उसमें आपको पता लग रहा है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई हो रहा है। क्या पता लग रहा है आपको? कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा लग रहा है। जजमेंट में फैक्ट्स ऐसे हैं, जैसे फैक्ट्स ऐसे दिए हैं, भाई सूट नंबर 1 वहां फाइल हुआ है, सेम प्रॉपर्टी को लेकर ये सब में पार्टीज ये थी, ये सब सब्जेक्ट मैटर था। उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर एक और सूट फाइल कर दिया है बी ने हारने के बाद। अब आपको पता लग चुका है कि यहाँ पे रेस जुडिकेटा लागू हो रहा है। आपको प्लेंट पढ़ के, उसकी डिग्री की कॉपी पढ़ के समझ में आ गया, पार्टी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई रेस जुडिकेटा लगेगा। आपको डिसाइड करना है लगेगा नहीं लगेगा। जब आप अपने रीजनिंग्स में आंसर्स लिख रहे होंगे ना, भाई देखो मार्क्स मिलते हैं मेंस में रीजनिंग के, आप जजमेंट लिख रहे हो या ऑर्डर लिख रहे हो, आपको रीजनिंग वाला पार्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वहां पे प्रिंसिपल्स लिखने पड़ेंगे आपको। आप ये सोचो कि जैसे आपसे 6 नंबर का रेस जुडिकेटा पूछा है, तो वहां पे सब नहीं लिख पाओगे जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। इनका उद्देश्य इंटरव्यू के हिसाब से और मेंस में अगर जजमेंट या ऑर्डर राइटिंग में आ गया तो वहां लिखने के लिए है। बात समझ में आई? इंटरव्यू में पूछ ले तो आप बताओगे कि पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी दोनों पे बेस्ड है रेस जुडिकेटा, बस इतना बोल के चुप हो जाओ। फिर उनको सवाल पूछने दो। मतलब इंटरव्यू का पर्पस होता है कि आप अपना मुंह जितना कम खोले उतना अच्छा होता है। आपसे पूछा रेस जुडिकेटा क्यों है जरूरी, तो आपने सिर्फ इतना बोला कि सर ये पब्लिक पॉलिसी और प्राइवेट पॉलिसी दोनों का ध्यान रखता है। उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई इंटरव्यू के अंदर कि चलो पब्लिक पॉलिसी समझ में आता है, प्राइवेट पॉलिसी कैसे हुई। तब उसने बोला कि बताइए थोड़ा सा और इसके बारे में कि पब्लिक पॉलिसी कैसे इंपैक्ट होती है और प्राइवेट पॉलिसी कैसे इंपैक्ट होती है। आप उसको उसके अंदर एक अर्ज लेके आइए। अर्ज मतलब
उसके अंदर एक वो ये भावना लेके आइए कि वो आपसे और वो प्रेरित हुआ आपसे कि और आंसर दो बेटा। आपको मुंह कम खोलना है अपना, सवाल कुछ भी आता है आपको, भले से उसके ऊपर 10 पेज लिखने आते हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 लाइन बोलनी है कि क्या प्रिंसिपल है सर ये। बाकी बच्चे क्या करेंगे, सर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इंटरेस्ट, फिर वो वहां पे जाके ज्ञान भी दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, इंटरेस्ट रिपब्लिक का उट सुट फिनिस लिटम, ये सब नहीं पूछा उसको, ये सब उसको भी पता है। उद्देश्य जानिए आप इंटरव्यू का हमेशा। इंटरव्यू का उद्देश्य हमेशा ये होता है, इंटरव्यू का जो मेन पर्पज है और मेन उद्देश्य है वो हमेशा इंटरव्यू का उद्देश्य ये होता है कि आप जब आंसर दे रहे हैं तो आप बहुत लिमिटेड स्कोप में आंसर दे रहे हैं, मतलब आप ऐसे आप हमेशा ओपन एंडेड आंसर दे दिए। क्या दीजिए? ओपन एंडेड आंसर। समझ में आई बात? जब वो आपसे आगे होकर आपसे पूछे कि क्या क्या है पर्पज इसका, तो आपने बोले सर पब्लिक पॉलिसी में भी पर्पज है और प्राइवेट पॉलिसी में भी इसका उद्देश्य। तो इसके इसके 2 उद्देश्य हैं, प्राइवेट नीति के लिए भी और लोक नीति के लिए भी है। तो फिर वो पूछे कि लोक नीति के लिए कैसे है, प्राइवेट नीति के कैसे, आप उनके अंदर एक अर्ज लेके आइए सवाल पूछने की। समझ में आ रही है? और तुम जाके मुंह खोल के शुरू हो गए कि पॉलिसी है जो लिटिगेशन, एंड ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए, अननेसेसरी बर्डन को कोर्ट को बचाती है, ये करती है वो करती है, उसको वो सब नहीं जानना है, उसको भी पता है तुम क्या स्पेशल लेके आ रहे हो। सब बच्चे भी यही बोलेंगे आंसर। देखिए सबने इतना ही पढ़ा है आपके, अगर इंटरव्यू में जा रहा है तो इसलिए इंटरव्यू में सफलता के लिए आपको मुंह कम खोलना है। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी भी क्लासेस होगी अपने, जो बच्चे के मेंस निकल जाएगा फिर उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाएंगे, तो सब कुछ होगा, बस वेट एंड वॉच। हाँ, और नेक्स्ट 1-1.5 महीने में हम पहले सोच रहे थे कि दिसंबर तक शिफ्ट करेंगे, लेकिन विद इन 1 से 1.5 महीने में वी विल शिफ्ट टू ए न्यू प्लेस। ठीक है, कोचिंग शिफ्ट कर रहे हैं और बरकत नगर टोक फाटक की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे बच्चों की रहने की सुविधा अच्छी हो, जहाँ पर बच्चों की रहने की सुविधा अच्छी हो, खाने पीने की सुविधा अच्छी हो, ताकि बच्चा रेगुलर क्लासेस आए। ठीक है, अरे घर के पीछे, अरे कोचिंग के पीछे पीजी है तो फिर क्या दिक्कत है? डन, ये तो सब हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं कोलेटरल लॉसेस। कोलेटरल लॉसेस मतलब संपार्श्विक नुकसान, मतलब जब बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे आसपास पेड़ भी तो दब के मरते हैं ना, वो वाली सीन है। आप अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, देखिए अपने इंस्टीट्यूट जो है वो फ्लरिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए बच्चों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं उन शिक्षकों में नहीं आता कि स्टूडेंट को जो सुविधा नहीं मिल रही और मैं अपनी, देखिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेस जहाँ हम कोचिंग चला रहे हैं, अच्छी जगह करे क्या अगर बच्चों को फायदा नहीं है तो। समझ में आई बात? और हम इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे बिकॉज द रेंट इज सो हाई, जहाँ जाएंगे वहाँ पे रेंट हम ज्यादा ही पे कर रहे होंगे। इट इज नॉट अबाउट द रेंट, इट इज अबाउट द फैसिलिटी दैट वी आई वांट टू गिव यू द स्टूडेंट्स। जयपुर में 10 कोचिंग चल रही होगी, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस कोई नहीं प्रोवाइड करता। तुम्हें अगर ये लगता है ना, इक्की दुक्की कोचिंग है जिसके पास लाइव और रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, इक्की दुक्की कोचिंग जिसके पास पूरा स्टूडियो सेटअप है ऑनलाइन के लिए। अगर कोई चीज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे लिए जो सबसे सर्वोच्च चीज है वो आप लोग हैं। अरे आप लोगों से मैं हूं, तुम नहीं आओगे तो फिर कौन, किसको पढ़ाऊंगा? बात समझ में आई? तो देखो आज अक्टूबर चल रहा है ना, मतलब नवंबर में वी विल शिफ्ट, सितंबर चल रहा है ना, तो अक्टूबर में वी विल शिफ्ट, अक्टूबर 10-15 तक वी विल शिफ्ट ओवर देयर। ठीक है, वो हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन नहीं है, तो तुम्हारी टेंशन नहीं है, हम लेकिन हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब खुश है उधर जाने से? क्योंकि उधर ई रिक्शा वगैरह बहुत फ्रीक्वेंट चलते हैं। हाँ हाँ, इधर साधन की देखिए जो कमी है वो है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आगे अपने अपने लाल बत्ती रहती है, उस पर लंबा जाम लगते हैं। ई रिक्शा वालों से बात भी करी मैंने ये भी बात करी कि एक पीजी ले लेते हैं और एक ई रिक्शा किराए पे ले लेते हैं, ई रिक्शा खरीद लेते हैं, एक ई रिक्शा खरीद के उस पर 10,000 महीने का एक ड्राइवर बिठा देते हैं, वो रिक्शा खड़ा रहेगा यहाँ पे, जैसे कोचिंग छूटेगी। लेकिन ई रिक्शा कितने बच्चों को ले जाएगा अभी बताओ? 4-5 बच्चों को, 4-5 बच्चों के लिए 1-1.5 लाख खर्च करूँ क्या? बात समझ रहे हो मेरी? जो प्लान था वो ये था कि ई रिक्शा है तो रेंट पे ले लेते हैं या परचेज कर लेते, खरीद लेते, 2-3 ई रिक्शा खरीद लेते हैं। तो फिर ई रिक्शा खरीद लेते तो इससे अच्छा तो फिर मैं इको खरीद लूंगा, उसमें 8-10 बच्चे तो आएंगे। बात समझ में आ रही है? सोच वहां तक जाती है कि हाँ ये सब करें, लेकिन वो सब करने के लिए कुछ लिमिटेशन भी हमारी होती है। तो जब यही सब करना है तो फिर अच्छी जगह शिफ्ट करो।
जहाँ पे जैसे इमली फाटक के वहां पे पूरा ई रिक्शा चलते रहते दिन भर, उससे नुकसान नहीं हो और बच्चों को रहने की जगह हो, खाने पीने की ऐसी जगह हो। हाँ हाँ, इन वो जेबी फाटक के आसपास ही देखा है। हाँ, उधर रूम वगैरह भी अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, इधर महंगे हैं, ठीक है, हम लोग शिफ्ट शिफ्ट करेंगे, मतलब महीना 1.5 महीना मान लो आप। बताओ क्या कह रहे हैं बच्चे, मिनी बस ले लो। फिर ड्राइव कौन करेगा, मैं ही? हाँ, चलिए आगे चलिए। अब हम लोग लिखेंगे सिद्धांत। प्राइवेट पॉलिसी हेडिंग डालिए, प्राइवेट पॉलिसी लिखिए, इसमें इसमें लिखिए, लिखिए किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का प्राइवेट हित किसी व्यक्ति का प्राइवेट हित उस तथ्य पर निर्भर करता है उस तथ्य पर निर्भर करता है उस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसके कि उसके विधिक विधिक अधिकार कि उसके विधिक अधिकार कि उसके विधिक अधिकार न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा कि उसके विधिक अधिकार न्यायालय द्वारा कि उसके विधिक अधिकार न्यायालय द्वारा निश्चायक रूप से अवधारित किए जाएं। न्यायालय द्वारा निश्चायक रूप से अवधारित किए जाएं। निश्चायक रूप से अवधारित किए जाएं तथा यही यही अंतिम तथा यही अंतिम तथा यही अंतिम तथा यही अंतिम अवधारित हो तथा यही अंतिम अवधारित हो तथा यही अंतिम अवधारित हो प्राइवेट इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट private interest lies in the fact that private interest lies in the fact that the person's legal right the person's legal right shall be determined the person's legal right shall be determined or decided 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 to the finality to the finality to the finality दूसरा लिखिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को समानवाद हेतु के लिए बार बार परेशान ना किया जाए किसी भी व्यक्ति को समानवाद हेतु के लिए बार बार परेशान ना किया जाए नो पर्सन शुड बी ट्रबल्ड no person should be troubled again and again no person should be troubled again and again for the same cause of action no person should be troubled again and again for the same cause of action no person should be troubled again and again for the same cause of action for the same cause of action आगे लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए पूर्व न्याय का सिद्धांत पूर्व न्याय का सिद्धांत पूर्व न्याय का सिद्धांत सामाजिक सामाजिक व आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है सामाजिक व आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है सामाजिक व आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज 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 upon society as well as upon society as well as upon society as well as on individual also on individual also on individual also
फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखवाया तथा यही अंतिम बार अवधारित किया जाएगा, या यही अंतिम अवधारित है, तथा यही अंतिम अवधारित है। इसको बस कंप्लीट कर लीजिए वहीं से। थर्ड पॉइंट लिखिए, हाँ सॉरी फोर्थ पॉइंट लिखिए। इट ऑल्सो रिलेट टू द मैक्सिम ऑफ उबी जस ईबी रेमेडियम, उबी जस ईबी रेमेडियम, तथा ये मैक्सिम उबी जस ईबी रेमेडियम से भी संबंधित है, तथा ये मैक्सिम उबी जस ईबी रेमेडियम से भी संबंधित है। लिखूं? इतनी बार इसको लिखा देता हूँ क्लास में मैं, उबी जस ईबी रेमेडियम कितनी बार तो लिखवा दी क्लास में। क्या मतलब होता है इसका? क्या लिखिए, लिख लीजिए इस चीज को, लिख लीजिए इसका क्या मतलब होता है। क्या क्या मतलब होता है इसका कश्मीरा? वेरी गुड, जहां दिखा रहे वहां पे जा रहे। लड़की मेहनती तो है ये, बस थोड़ा सा फोकस करे ना तो ये मेरेकल कर दे, चमत्कार कर दे। सही बता रहा हूं मैं। इसके अंदर दो तीन चीजों की कमी है, मैं इस बच्चे के अंदर दो तीन चीजों की कमी दिखा देता हूँ। वो तुम्हारे अंदर भी है, बताओ उसके लिए रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कमी है। एक तो पंचुअलिटी की, जो रेगुलर आप नहीं आते, 8 बजे क्लास होती, 8:30 तक आते हैं। पंचुअलिटी की तो आप 7:30 बजे से बुक करना स्टार्ट कीजिए। नहीं मिल रही तो कैसे नहीं मिलती? 8 सवा 8 बजे स्टार्ट करेंगे तो कैसे राइड मिलेगी? इसके अंदर एक चीज की कमी है, टेस्ट से भागती है। जब भी टेस्ट होते हैं, इस बैच में टेस्ट है, ठीक है ना? इस बैच में टेस्ट है। जैसे ही जनरल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 175 का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, 7-8 क्लासेस में। फिर स्पेशल ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट 175 का टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है? हम लोग एविडेंस स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है ना 125 से, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो मैडम पढ़ाएगी, ठीक है ना? मैं थोड़ा बहुत 8-10 क्लासेस बची भी सिर्फ मैं बोलूंगा, फिर मैं एविडेंस स्टार्ट कर दूंगा इसमें। एविडेंस का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम यहाँ से बीए से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर कोर्स भी खत्म कराना है। 15 महीने की बात है, 16 महीने हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो था सीपीसी चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम वी आर गोइंग टू स्टार्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम। थोड़ा सा डेडिकेशन हो जाए ना इसके अंदर तो ये बहुत अच्छा कर लेगी। शी विल डू मिरेकल। लिखिए आगे, पांचों पॉइंट लिखिए। Res judicata is a broad principle, and section 11 is only part of that principle. Section 11 is only part of that principle. Section 11 is only part of that principle. देखिए, पूर्व न्याय का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है। पूर्व न्याय का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है। पूर्व न्याय का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू भी होगा और प्रीलिम्स भी होगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन तो उसके 100 क्वेश्चन तो उसके क्या होंगे? एमसीक्यू, और 50 नंबर का होगा प्री। जो भी बच्चा, मैं इसकी डेट अभी आज ही डिसाइड कर देता हूँ। आज का डेट है 27 है आज, 2 वीक बाद टेस्ट होगा। और जो बच्चा परफॉर्म करेगा, मैं उसका यहाँ पे क्लास में वो रेड बोर्ड लगा के उसका नाम मैं मार्क्स के साइड लगवाऊंगा, ठीक है ना? आज 27 है। आपका टेस्ट होएगा सर 8 तारीख को। कब होगा? कब होगा टेस्ट आपका?
प्री प्लस मेंस, ठीक है। 1.5 घंटे का प्रीलिम्स होगा, 1.5 घंटे का प्रीलिम्स और 1.5 घंटे का मेंस, ठीक है। जो भी पढ़ाया है, जहां से भी पढ़ाया है, उसके अलावा भी आएगा। जितने भी एमसीक्यू की बुक्स आपके पास में, सबकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। 8 तारीख को पेपर है और अब पेपर लगातार ही चलेंगे, ये भी याद रखिए। चलिए हिंदी में लिखिए, क्या लिखा हुआ है मैंने। पूर्ण न्याय का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है तथा धारा 11 तथा धारा 11 तथा धारा 11 उस सिद्धांत का सिर्फ एक प्रारूप है, तथा धारा 11 सिर्फ उस सिद्धांत का एक प्रारूप है, एक प्रारूप है, एक प्रारूप है। अब रेजुडिकेटा को समझाना मेरे को स्टार्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। अब रेजुडिकेटा क्या होता है, कैसे होता है, अब उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन ली हुई है, देखिए अब समझने की बात करना। अब बुक्स वगैरह बंद कर दीजिए, मैं चाहता हूं आप लोग बस सुनिए। जब लिखना होगा तो लिख लेना, मैं लिखने के लिए समय दूंगा आप लोगों को, अब बस सुनना। मैं सिर्फ कंसेप्ट पे डील करूंगा और कंसेप्ट समझना। कोई न्यायालय विचारण नहीं करेगा। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब हम समझते हैं और अब समझते हुए चलना। देखिए रेस जुडिकेटा क्या करता है सर, एक एक न्यायालय के साथ एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगाता है। रेस जुडिकेटा ये बोलता है दो चीजें का ट्राई नहीं करेगा। क्या चीज ट्राई नहीं करेगा, एक तो बोलता है सर सूट और एक इश्यू। सूट मतलब वाद या फिर विवादक, ये न्यायालय नहीं करेगा। अब समझना बात, कैसे कोर्ट को पता लगेगा, सवाल ये है कोर्ट को पता कैसे लगेगा कि ये तो केस ऑलरेडी डिसाइड, इतने केसेस होते हैं, कोर्ट को कैसे पता लगेगा। क्या कोर्ट खुद से ले सकता है क्या कि सुओ मोटो है, क्या कोर्ट स्वविवेक से या फिर खुद से, क्या न्यायालय स्वतः संज्ञान लेके बोल सकता है नहीं नहीं रेस जुडिकेटा लगेगा इसमें। कोर्ट को कैसे पता लगेगा, तो पार्टी बताएगी। भाई रेस जुडिकेटा की प्ली हमेशा कौन रेस करेगा, अगर मान लीजिए रेस जुडिकेटा लगाना है तो रेस जुडिकेटा बताएगा कौन, पार्टीज बताएगी, क्योंकि प्लेंट पढ़ के समझ में नहीं आएगा, नई रिटर्न स्टेटमेंट समझ पढ़ के समझ में आएगा। तो पार्टीज ऑब्जेक्शन करेगी तो ही समझ में आएगा रेस जुडिकेटा है। एक और बात कि सूट फाइल करने पे रोक है क्या, सूट फाइल करने पे रोक है क्या। तो टेक्निकल बात यह है कि हम सूट को क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर रेस जुडिकेटा अप्रूव हो जाता है तो कोर्ट क्या क्या नहीं करेगा, इस सूट का ट्रायल नहीं करेगा, विचारण नहीं करेगा। अरे फाइल तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन अगर आपने ये साबित कर दिया रेस जुडिकेटा है तो फिर ट्रायल नहीं होगा। ये बात समझ में आई, ट्रायल पे रोक होगी फिर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब तुम लोग को मैंने कितनी क्लासेस ली लोकेश, अरे वाह वेरी गुड, अच्छा सारी क्लासेस लेके आए हो। तो सीपीसी की तो पूरा डन है, और कॉन्ट्रैक्ट उसको भी ले लो। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे दिल खुश हो जाता है बच्चे का, सर पूरी क्लास लेके आया हूँ। लोकेश ये 15-20 दिन बाद आए क्लास में, लेकिन पूरी क्लास लेके आए। चलो ये चीज दिखाती है डेडिकेशन। कितनी क्लासेस बाकी है सीपीसी की, हाँ तो शक्ल से पता लग जाता है बेटा, इसको कुछ नहीं आता ना फिर वो ऐसे बैठा रहता है चुपचाप कि कुछ पूछ ना ले।
वो कॉन्फिडेंस ना जवाब देगा। जितना आसान से सीपीसी चल मजा आ रहा नहीं आ रहा सीपीसी पढ़ने में। अब आगे की कहानी सुनो। देखिए सीपीसी इतना पढ़ा दिया है आपको, मान लीजिए इसमें एक्स कब्जे में रहता था और एक क्लेम कर रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। सूट नंबर 1 फाइल करता है ये। भाई सूट फाइल करता है कहाँ पे? फैमिली कोर्ट में। और सूट फाइल होता है ए वर्सेस एक्स। यहां से जो होता है क्या? डिसमिस। डिसमिस मतलब जानते हो ना क्या होता है? ए केस हार गया है, एक्स जीत गया है। सूट नंबर 2 फाइल होता है, वो जवाब नहीं देगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। दोबारा सूट फाइल होता है ए वर्सेस एक्स, और इस बार एक्स कहता है कि सर रेस जुडिकेटा लागू होगा। अब बताइए सेकंड नंबर सूट हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है क्या? दूसरा सूट हो सकता है क्या सेम प्रॉपर्टी के ऊपर? होगा नहीं होगा? क्यों होगा? रेस जुडिकेटा क्यों नहीं लगा यहाँ पे? जी क्यों नहीं लगेगा? रेस जुडिकेटा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा रेस जुडिकेटा? हेमांग कैसे देख रहा है डिसअपॉइंट वाले चेहरे से? हाँ जी लोकेश। बट तो यही तो बात है जो लिखा तो है फैमिली कोर्ट, बोला भी नहीं है मैंने तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। तो मैं समझ में आई बात। तो मतलब अगर ऐसे कोर्ट ने ट्रायल कर लिया है जिसके पास में सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो सब जो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। समझ में आई बात? तो रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, मतलब सक्षम नहीं है, क्योंकि सक्षमता आप दो चीजों से चेक करते हो। सक्षमता दो चीजों से देखते हो, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर। धन संबंधी अधिकारिता होनी चाहिए न्यायालय के पास में, और विषय वस्तु संबंधी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल दूंगा मैं। खुले कान वान सब खुले रख के सुनना। मतलब ये सूट फाइल हो सकता है, ये रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा इसके ऊपर। बात समझ में आई? आगे चलिए, मैं आगे की और एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। तुम लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड चेहरे बनाते हो दूसरे के लिए, अरे इसको इतना भी नहीं आया है, इस टाइप के चेहरे मत बनाओ। सवाल बहुत सारे मैं पूछूंगा आपसे, आप लोगों से, आप लोग बस लगातार सवाल सोल्व कीजिए। देखिए समझ, एक लो की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो लीगल माइंड है, वो यहां से डेवलप होता है। आगे और मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए मान लीजिए ऐसा है कि एक सूट फाइल हुआ था। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस डायग्राम बनेगा, समझते रहना तुम, ठीक है? सूट ये था कि पहले सूट नंबर 1 में एक्स घर में था, कोर्ट ने केस डिक्री कर दिया। डिक्री करते क्या हो गया, घर में पहुंच गया ए, क्योंकि सर जीत गया ना उसको। उसने क्या चीज मांगी कोर्ट से? सर ने दो चीज मांगी थी कोर्ट से, एक तो रिकवरी मांगी थी और दूसरी मांगी थी डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, घोषणा की जाए कि मैं ही मालिक हूं यहाँ का। कोर्ट ने दोनों कर दी, ठीक है ओके। अब सर घर में कौन पहुंच गया? ए। एक्स ने वापस सूट फाइल कर दिया, लेकिन ए ने क्या किया है सर? ए ने रेस जुडिकेटा प्ली नहीं किया, मतलब रेस जुडिकेटा को जाहिर नहीं किया कोर्ट के सामने। कोर्ट ने बताया नहीं उसने कि रेस जुडिकेटा लगा हुआ है इस पे।
और मान लीजिए कोर्ट ने इसमें एक्स के फेवर में डिक्री दे दी। अब आप बताइए मुझे कि डिक्री नंबर 1 वैलिड होगी या डिक्री नंबर 2? कौन सी डिग्री वैलिड होगी? अरे उसको रेसिड्यूडिकेट बताना चाहिए था कि रेसिड्यूडिकेट है सर, उसको साबित करना चाहिए था कि सर रेसिड्यूडिकेट लग रहा है, लेकिन उसने नहीं किया, तो कौन सी डिग्री वैलिड होगी? दोनों डिग्री में से कौन सी डिग्री वैलिड होगी? डिग्री नंबर 1 या 2? कौन सी मान्य डिग्री मानी जाएगी कि यार ये डिग्री मान्य है या ये डिग्री मान्य है? कौन सी डिग्री आप वैलिड मानेंगे कि नहीं नहीं रेसिड्यूडिकेट के लिए ये डिग्री वैलिड है? कौन सी डिग्री को आप वैलिड मानेंगे? सवाल इतना सा सिंपल सा है, कौन सी डिग्री वैलिड है? फर्स्ट है सेकंड? कौन कह रहा है फर्स्ट? हाथ खड़े कर। और कौन कह रहा है सेकंड? आपका क्या कहना है? कोई ओपिनियन नहीं है। नोटा, नोटा पे वोट लगाया आपका? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे कौन कह रहा है सेकंड है फर्स्ट है? कौन सी डिग्री वैलिड है? मान्य कौन सी डिग्री है? तारीख और दे देता हूं यार, ये डिग्री आई थी 1/6/21 को, और ये 1/1/22 को। कौन सी डिग्री वैलिड है? फर्स्ट या सेकंड? तुक्का मत मारो, लॉजिकली सोचो। अरे लो कुछ नहीं है, कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग चाहिए बस। तुक्का मत मारो, तुम सोचो कि यार जो तो जुरिडिक्शन के ऊपर है ना, जुरिडिक्शन थोड़ी चैलेंज कर रहा है वो। सेक्शन 21A तो जुरिडिक्शन की बात करता है ना, तो जुरिडिक्शन के ऊपर थोड़ी कह रहा है कि इसके पास में जुरिडिक्शन नहीं था, तब 21A लगता। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, कौन सी डिग्री वैलिड होगी, सवाल ये है। अरे मेरे मूर्ख बच्चों, डिग्री नंबर 2 वैलिड होगी। कौन सी वैलिड होगी? 2 सेकंड। अब पार्टी ने प्ली नहीं रेज की तो पार्टी की गलती है ना, तो कौन सी वैलिड हो जाएगी? समझ में आ गई बात? क्या फर्क पड़ता है? तो इस पार्टी की गलती है ना, इसको ऑब्जेक्शन रेज कराना चाहिए था। बात समझ में आई? अरे तुम्हारी गलती का ठीक रहा, कोर्ट पे थोड़ी फोड़ोगे। कोर्ट को कैसे पता लगेगा कि अरे भाई इतने केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, तुम्हें बताने चाहिए ना कोर्ट को। देखिए, रेस जुडिकेटा की प्ली जो होती है ना, इसको साबित करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, वो है पुरानी जो डिग्री आई है वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्या प्लेंट को देख के पता लगता है क्या? क्या वाद पत्र को देख के या फिर लिखित कथन को देख के, प्लेंट रिटन स्टेटमेंट को देख के कोर्ट पता लगा पाएगा? प्ले ऑफ लिमिटेशन, परिसीमा काल का पता लग सकता है वाद पत्र को पढ़ के। अरे लिमिटेशन बताना है कि 3 साल लगे हुए नहीं हुए, वो तो आप वाद पत्र को पढ़ के बता दोगे, या फिर लिखित कथन में उसने लिखा है तो उसको पढ़ के बता दोगे। पार्टीज की प्लीडिंग से पता लग जाता है, लेकिन रेस जुडिकेटा का पता पार्टीज की प्लीडिंग से नहीं लगता। मतलब पार्टी के अभियोजनों से पता नहीं लगेगा। पता कैसे लगेगा? जब पार्टी कोई बताएगी। जिम्मेदारी किसकी बताने की? और नहीं बताई तो फिर रेस जुडिकेट लग जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और देखो बड़े बड़े बच्चे सब कह रहे हैं पर फॉर्मर सूट इज कॉम्पिटेंट, और क्या क्या रीजंस लिखे हैं लोगों ने, मैं दिखा दे रहा हूँ। बट सर फॉर्मर सूट इज कॉम्पिटेंट, क्या फर्क पड़ता है कॉम्पिटेंट है या नहीं है? भैया किसी की अगर मिस्टेक है तो उसकी मिस्टेक का उसको एडवांटेज थोड़ी लेने देंगे? ये बताओ आप। बताना चाहिए था ना उस पार्टी को कि सर ऑलरेडी ये घर का टाइटल डिसाइड किया जा चुका है। टाइटल डिसाइड किया ना कोर्ट ने इसमें, फर्स्ट वाले सूट में। सर इस घर का जो हक है वो डिसाइड कर चुका है कोर्ट, इस पर रेस जुडिकेट है। कोर्ट को बताना चाहिए था ना। देखो सर, रेस जुडिकेट जब साबित होगा तभी वो जो लाइन है ना, ये जो लिखी है अपन इधर, रेस जुडिकेट जब साबित होगा तभी ये लाइन अमल में आएगी। समझ में आई बात? अगर रेस जुडिकेट साबित नहीं हुआ तो ये लाइन अमल में नहीं आएगी। फिर कोर्ट को थोड़ी पता लगेगा। कोर्ट को क्या पता लगेगा? कोर्ट को पता लगता है लिमिटेशन। आप देखना सेक्शन 3 का जो लिमिटेशन है, सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में वहां लिखा हुआ है ऐसे ये बात कि
ऑल्दो प्रतिवादी, ऑल्दो डिफेंडेंट, उसने प्ली रेज की या नहीं की, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट को देखना पड़ेगा। आपको सेक्शन 3 दिखाता हूं, दिस इज डिफरेंट। मतलब आप भी समझ लीजिए, अगर रेस जुडिकेटा आपको लागू करना है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ पार्टी कि वो कोर्ट को बताए। लेकिन जहां मैं बात करता हूं कि सूट लिमिटेशन में है या नहीं है, परिसीमा काल में फाइल हुआ है नहीं हुआ है, वहां पे ड्यूटी किसकी होती है? ड्यूटी ऑफ, वहां पे कर्तव्य किसका है? न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय देखे? कुछ नहीं लिखा था, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन, इसको इस सबको मत पढ़िए, जो लाइन आपको पढ़नी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये लाइन पढ़िए, ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस। मतलब अगर प्रतिवादी ने रिटन स्टेटमेंट में नहीं लिखा है ना, उसने लिमिटेशन है या नहीं है, लिखा है ना, ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस। डिफेंस कौन सेटअप करेगा? अरे डिफेंस कौन लेके आएगा? प्रतिवादी, डिफेंडेंट ही लेके आएगा। अरे डिफेंस कौन लेके आएगा? डिफेंडेंट ही लेके आएगा ना। अरे मामले को बचाना है तो कौन लेके आएगा? डिफेंस, प्रतिवादी। ऑल दो प्रतिवादी डिफेंस को सेटअप करे नहीं करे तो भी ये लाइन जो है ना, ये लाइन बताती है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, कि जहां पे आप लिमिटेशन दे रहे हो तो वो न्यायालय का कर्तव्य है। अगर आपको लिमिटेशन परिसीमा काल में सूट फाइल हुआ है नहीं हुआ है, सूट अपील और एप्लीकेशन परिसीमा काल में है या नहीं है, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट। हाउएवर रेस जुडिकेटा जो साबित होता है वो हमेशा पार्टीज बताती है कोर्ट में। अगर नहीं बताया और कोर्ट ने डिक्री दे दी तो जो सेकंड डिक्री वो मान्य हो जाती है। अरे तुम बेवकूफ हो, पार्टी बेवकूफ है, वकील बेवकूफ है, तो उसकी उसकी उसका खामियाजा कोर्ट ने तो अपना समय दिया है ना उसको, केस को। या तो वकील साहब को देखना चाहिए। अगर वकील साहब को भी नहीं बताओगे, देखो वकील साहब को भी क्या क्या पता अगर पार्टी ने बताया नहीं तो। वकील साहब को भी पता कैसे लगेगा अगर पार्टी नहीं बताएगी तो? वकील साहब थोड़ी ना धनी है। मान लो एक सूट की प्रॉपर्टी अलवर में थी, एक सूट की प्रॉपर्टी जयपुर में थी, अलवर की कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, तो जब तक पार्टी नहीं बताएगी तब वकील साहब को कैसे पता लगेगा? समझ में आई बात समझ में आ रही है? लिखिए, इसी बात को लिखेंगे हम लोग। इसमें लिखिए एक सवाल, एक क्वेश्चन बना के लिखेंगे। कैन कोर्ट सुओ मोटो, कैन कोर्ट सुओ मोटो टेक ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकेटा, कैन कोर्ट सुओ मोटो टेक ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकाटा, कैन कोर्ट सुओ मोटो टेक ऑब्जेक्शन ऑफ रेस जुडिकाटा। क्या न्यायालय स्वप्रेरणा से, क्या न्यायालय स्वप्रेरणा से पूर्व न्याय के सिद्धांत के लिए आपत्ति दर्ज करा सकता है? क्या न्यायालय स्वप्रेरणा से पूर्व न्याय के सिद्धांत के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकता है? क्या न्यायालय स्वप्रेरणा से पूर्व न्याय के सिद्धांत के लिए आपत्ति दर्ज करवा सकता है? इसमें लिखिए, रेस जुडिकेटा इज ए टेक्निकल प्लीडिंग, रेस जुडिकेटा इज ए टेक्निकल प्लीडिंग, रेस जुडिकेटा इज ए टेक्निकल प्लीडिंग। पूर्व न्याय का सिद्धांत एक तकनीकी अभिवचन है, पूर्व न्याय का सिद्धांत एक तकनीकी अभिवचन है। even though the court has taken the plea of res judicata suo moto, even though the court has taken the plea of res judicata suo moto, even though the court has taken the plea of res judicata suo moto, it is the duty of party, it is the duty of party to prove the elements, it is the duty of party to prove the elements of res judicata, to prove the elements of res judicata। कहां तक लिखा हुआ है? तकनीकी अभिवचन तक ही लिखा हुआ है, उसके आगे लिखिए, यदि
यदि मान लिया जाए कि न्यायालय ने स्वप्रेरणा से, यदि मान लिया जाए कि न्यायालय ने स्वप्रेरणा से पूर्व न्याय के सिद्धांत को पक्षकारों के समक्ष रखा है, तो भी यह कर्तव्य केवल पक्षकारों का ही होगा, तो भी कर्तव्य केवल पक्षकारों का ही होगा कि रेस जुडिकेटा के बिंदु साबित करे, या पूर्व न्याय के बिंदु साबित करे। जो भी उसके 5 एलिमेंट्स है ना सर, वो कौन साबित करेगा? वो तो पार्टी से साबित करेगी ना, कोर्ट थोड़ी ना अपना वो लगाएगी दिमाग। कोर्ट के पास इतना टाइम है क्या? दोनों नहीं, सब्जेक्ट मैटर ये है, वो ये है, चीजें कैसे साबित करनी पड़ेगी? वो 5 चीजें साबित वैसे ही होगा, ठीक है ना। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। The moment parties prove the elements of res judicata, the moment parties proves the element of res judicata, the competency of court, the competency of the court has been taken away by res judicata. जिस क्षण पक्षकार, पैराग्राफ से लिखना है, ठीक है ना। जिस क्षण पक्षकार रेस जुडिकेटा के या पूर्व न्याय के, जो भी आप लिखना चाहो से, पूर्व न्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को साबित कर देंगे, उसी क्षण न्यायालय की सक्षमता छिन जाएगी, न्यायालय की सक्षमता छिन जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है। न्यायालय की सक्षमता छिन जाएगी, खत्म हो जाएगी, जैसे भी आप लिखना चाहो उसे, खत्म हो जाएगी। और यदि फिर भी न्यायालय कोई डिक्री पारित कर देते हैं तो, शून्य होगी। And further on, if the court has passed some decree, the decree will be void. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। परंतु यदि हित रखने वाले पक्षकार द्वारा पश्चातवर्ती न्यायालय में पूर्व न्याय को इसलिए कि पूर्व न्याय से संबंधित आपत्ति को दर्ज नहीं करवाया गया। पूर्व न्याय से संबंधित आपत्ति को नहीं दर्ज करवाया गया। और पश्चातवर्ती न्यायालय यदि कोई डिक्री पारित कर देता है,
तो वह वैध होगी, तो वह वैध होगी, तो वह वैध होगी। और 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 वो प्रथम डिग्री के ऊपर, और वह प्रथम डिग्री के ऊपर, और वह प्रथम डिग्री के ऊपर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू करेगी, और वह प्रथम डिग्री के ऊपर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू करेगी, और वह प्रथम डिग्री के ऊपर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू करेगी, और वो प्रथम डिग्री के ऊपर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू करेगी। देखिए इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे प्लीज। इंग्लिश में लिखेंगे प्लीज। हाउएवर, पैराग्राफ सेंटर लिखना, however if the interested party does not raise the objection of res judicata, however the interested party does not raise the principle of res judicata या फिर objection of res judicata, ऐसे लिखिए, however the interested party does not raise objection of res judicata in subsequent suit and the subsequent court passes the decree, and the subsequent court passes the decree, and the subsequent court passes the decree, एक बार पढ़िए जो लिखवा है उसे, समझ में आएगा, मेरे को मत देखिए। and the subsequent court passes the decree, the decree shall be valid, the decree shall be valid, the decree shall be valid, and it applies res judicata upon first degree, and it will apply res judicata upon first degree, and it will apply res judicata upon first degree, and it will apply res judicata upon first degree, and it will apply res judicata upon फर्स्ट डिग्री। डायग्राम बना लीजिए, मतलब ये जो डिग्री आएगी ना, डिग्री नंबर 2, ये इस पे रेस जुडिकेटा लगा देगी बाद में, अगर आपने प्ले नहीं उड़ाई तो। हाँ समझ में आई जो लिखा है उसमें? ये डायग्राम बना लीजिए, ना समझ नहीं आएगी बाद में भूल जाओगे। बना ले डायग्राम, अरे वाह एक्सपर्ट, गजब गजब। ये कब बना लेते हो तुम डायग्राम ऐसे चुप चुप के? हाँ स्वाति समझ में आया नहीं आया? बट फॉर्मर सूट इज कॉम्पिटेंट, बताओ पढ़े लिखे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। सूट नंबर 1 वैलिड, सूट नंबर 1 डिग्री वैलिड। कविता, मीनू सब एक, सबने एक सही जवाब दिया है। क्लासेस खत्म करो, ठीक है ना? क्या करना है दिन भर, अपने क्या काम है? क्लासेस खत्म करेंगे ना। कल भी तो देखो छुट्टी थी, संडे को छुट्टी हो गई। जन्माष्टमी के बच्चों का फास्ट होता है इसलिए ऑफ रख दिया था, और फिर बच्चों का टेस्ट भी था एपीओ का दिन में। अभी आप लोग कोई भी एलिजिबल नहीं हो एपीओ के लिए, इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। आप लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरा एपीओ का। अरे अब समझ में आया नहीं आया? जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया था, हाँ ना तो लिख दो। अगर मान लीजिए इसी सिचुएशन को मैं आगे बढ़ाता हूं, लिखा नहीं डायग्राम हो गया, हो ही गया होगा आपका। अब मैं इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाता हूं, और मान लीजिए अब जा रहा है ए, क्योंकि अब तो क्या हो गया, एक के खिलाफ अपील आ गई ना। अरे एक के खिलाफ डिक्री हो गई ना अब तो। अब अपील में जा रहा है, और अपील में जाके बोलता है कि सर रेस जुडिकेटा था उस जगह पे, लेकिन कोर्ट ने सुन लिया मैटर को। तो कोर्ट क्या कहेगा? तो पहले बताना चाहिए था, यही कहेगा ना। अरे कॉमन सेंस सोचो तुम लोग, तुम नहीं कहोगे कि अरे पहले बताता ना ये बात, तूने कहीं बताई ये बात? तूने कहीं ऑब्जेक्शन दर्ज कराया, कोई एप्लीकेशन दर्ज कराई, तूने कुछ लिखा? अब तो जब तूने कुछ नहीं लिखा तो फिर अब अपील में आके टाइम मत खराब कर हमारा भी, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात?
अगर आप रेस जुडिकेटा ट्रायल कोर्ट में आपको रेस करना चाहिए था, ये जो प्लीडिंग है आपको कहाँ रेस करनी चाहिए थी? ट्रायल कोर्ट में, जहाँ पे विचारण जो न्यायालय था, जहाँ पे जिस सेकंड फ्लोर ट्रायल चला था, वहां बताते आप। अगर मान लो रेस जुडिकेटा कोर्ट खुद से भी उठा लेगा ना, तो भी अरे साबित तो पार्टीज को ही करना है ना, कोर्ट क्या करेगा इसमें? बात समझ में आ रही है? तो रेस जुडिकेटा खुद में एक वो है अपना, गढ़ है इसका खुद का। तो होता है ना कि राजस्थान में बड़े बड़े गढ़ कौन से हैं? जोधपुर, जयपुर, बूंदी, बूंदी वाला भी बड़ा ही गढ़ है। और कौन कौन से बड़े बड़े महल है राजस्थान के? चित्तौड़ का महल हो गया, रणथंभौर का। अच्छा, जैसलमेर। बीकानेर का तो इतना बड़ा नहीं है वैसे महल। नहीं नहीं, छोटा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। उसको गढ़ के ना, नहीं नहीं, वो भी छोटा सा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो छोटे छोटे गढ़ हैं। आप लोगों ने कभी कभी बूंदी का फोर्ट देखा है? इट्स अ ह्यूज फोर्ट, बहुत बड़ा किला है। कुंभलगढ़ का भी छोटा है बूंदी के सामने। अरे अभी बात नहीं, कुंभलगढ़ की बात मत करो। लोग कुंभलगढ़ की बात करके मुझे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो कुंभलगढ़ की बात ना की जाए इस क्लास में, क्योंकि इस क्लास के बच्चों में कहीं लेके जाने की उनको वो नहीं है। आज बोलते लिस्ट बनाते हैं, कल 2-4 दिन के लिए गायब। ऐसे नहीं होता फिर। कल रात को बहुत बारिश आई थी ना, आपके इधर भी थी क्या? मैं सोच रहा था बादल वादल फट फट ना जाए कहीं। नहीं नहीं, सभी तरफ हो रही है अभी राजस्थान। हमारी तरफ भी तो बहुत ज्यादा है, बूंदी कोटा में तो बहुत ज्यादा बारिश है। अभी जनरली क्या बात है मैं आपको बताऊं, बारिश ज्यादा नहीं हो रही, बारिश उतनी ही हो रही है। टेक्निकली बात कहती, इतनी बारिश पहले भी होती थी। पहले बाढ़ वगैरह इसलिए नहीं आती थी क्योंकि लोगों ने घर बना रहे। अब आजकल देखो रोड के ऊपर भी आप में देखोगे साइड में जो फुटपाथ होता है उसके ऊपर भी पत्थर लगा देते हैं। पानी बेचारे जाएगा कहाँ? वो जमीन चाहिए ना जाने के लिए, ताकि जमीन पानी पिए। समझ में आ रही है? अब इस रूम में पानी भर दूंगा तो कहाँ जाएगा पानी? इसी में रहेगा ना। उसको तो रास्ता चाहिए जाने के लिए। कहाँ थे हम लोग? लेकिन अगर मान लीजिए ए कोर्ट में एक बात प्रूव कर देता है, क्या बात प्रूव करनी है ए को? अगर ए ने बोल दिया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसा क्या हुआ है? कपट। जैसे ही बोलेगा ना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, फ्रॉड क्या करता है, कपट क्या करता है, सारी की सारी प्रोसीडिंग को विशिएट कर देता है। फ्रॉड बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको साबित करना पड़ेगा मेरे साथ फ्रॉड किस तरह से हुआ है। बात समझ में आ रही है? निकालिए एक बार ऑर्डर 7। अरे कोई कहता है ना मेरा फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसे उससे काम नहीं चलेगा। उसको पूरा बताना पड़ेगा कि किस तरह से फ्रॉड हुआ है भाई तेरे साथ, वो बता। देखिए आप इसमें ऑर्डर 7 निकालिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो प्लेंट है ये ऑर्डर 7, क्या है? वाद पत्र। कि वाद पत्र में क्या क्या लिखना पड़ेगा, हम ऑर्डर 7 के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए देखिए, आप भी देखिए। ढूंढिए इसमें, मेरे साथ आप भी ढूंढिए। हर चीज मैं ही दिखा दूं क्या? थोड़ा देखिए। थोड़ा सा आप भी आंखें चलाइए मेरे साथ, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं
देखिए मिला आपको वहीं पे, ऑनलाइन वाले बच्चे देखिए एक बार, मिला कहीं पे? नहीं मिला? ढूंढिए कहाँ पे कुछ लिखा होगा, एक बार 6 में देखिए, वहां नहीं, 7 में नहीं तो 6 में देखिए। देखिए जब तक आप अपने अंदर जिज्ञासा नहीं लेके आएंगे कि कुछ ढूंढना है, मैं आपके साथ ही ढूंढ रहा हूँ, 7 में नहीं तो 6 में देखिए, 8 में देखिए। ये देखना है कि कपट के लिए अलग से लिखोगे आप, उनके लिए पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। देखिए एक बार 4 में देखिए, ऑर्डर 6 रूल 4 देखिए एक बार, ऑर्डर 6 रूल 4, ऑर्डर 6 रूल 4, हाँ उसमें है कि अगर कपट कैसे हुआ है तो उसका पूरा मैनर लिखना पड़ेगा। अगर 7 में नहीं है तो कहाँ जाओ, 6 में जाओ, 6 में नहीं है, 7 में नहीं तो 8 में जाओ। देखिए 3 ही ऑर्डर हैं ये, 6, 7 और 8, जो कि आपको बताते हैं कि आपको अभिवचन हो गया या फिर प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट हो गया, इनमें क्या क्या लिखना है। और अभिवचन के अंदर प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट, मतलब प्लीडिंग के अंदर प्लेंट रिटन स्टेटमेंट दोनों आता है। और एक बार ऑर्डर 6 रूल 1 पढ़िए। प्लीडिंग के अंदर क्या क्या आता है? अभिवचन से वाद पत्र और लिखित कथन अभिप्रेत है। अगर आपको कोई भी चीज मेंशन करनी है तो वो 6 में होगा, 7 में होगा या 8 में होगा। क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते? इसका आंसर आपको मिलेगा 6, 7, 8। 7 में नहीं मिल रहा है तो आप 6 में आइए, 6 में नहीं मिल रहा है तो 8 में भी देख लीजिए एक बार। मिल गया? मतलब लिखना कैसे और क्या नहीं लिखना, देखिए मेरी तरफ मत देखा करो, कोई चीज बताऊं तो उसमें ढूंढते रहा करो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एक अंदर अपने अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति लेके आइए, जानने की इच्छा रखिए हमेशा, नहीं मेरे को जानना है कि क्या है इसका आंसर। तब तक आप अल्टीमेटली उस चीज को नहीं जानेंगे, तब तक आप, देखिए एक भूख होनी चाहिए जानने की, नहीं यार इसका आंसर ये क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूं अलग अलग पॉइंट की, ठीक है सर? कहीं कहीं पे जो मैटर है, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा इस क्लास में, सुनोगे? अब आज मेरे को कोई क्लास नहीं है दिन में, आज दिन में कोई क्लास नहीं है, कॉपी चेक करनी है, बच्चों का एग्जाम है सैटरडे के दिन, आज मंगलवार हो ही गया है, 27 होगी ना, आज 31 को पेपर है। आज एक हियरिंग लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो डिसाइड हो जाएगी तो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, नहीं तो फिर एग्जाम 31 को ही है। आप सुनिएगा बात, जो मैं लिखता जा रहा हूँ लिखते चलिए। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, कोई भी न्यायालय, देखिए कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय किसी वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा, कोई भी न्यायालय किसी वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा, कोई भी न्यायालय किसी वाद और विवादक का विचारण नहीं करेगा। यहाँ पे जो कोर्ट बता रखा है, यहाँ जो कोर्ट है वो कौन से कोर्ट की बात कर रहा है? कौन से कोर्ट की बात कर रहा है? सब्सिक्वेंट कोर्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, पश्चातवर्ती न्यायालय, सब्सिक्वेंट कोर्ट। अब मैं आपको अलग अलग कोर्ट बताऊंगा कि कहां पे किस कोर्ट की रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है? दूसरा देखिए,
in which matter directly and substantially in issue. वहां विवादक प्रत्यक्षतः या सारतः विद्यमान है। वहां विवादक प्रत्यक्षतः या सारतः विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? कि कौन सी कोड की बात कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट कोड की बात कर रहे हैं। पश्चातवर्ती किसकी बात कर रहा है? पश्चातवर्ती न्यायालय की बात कर रहा है। मेरी राइटिंग ठीक हो गई पहले से ना? हाँ, तुम्हें नहीं लगता ऐसे? तो थोड़ा बोर्ड पे लिखना सीख गए सर, है ना? तो जो लोग शुरुआत से जानते, देखिए जो लोग शुरुआत से जानते कि जब मैंने बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, थोड़ी सी ना पहले नहीं समझ में आती थी। थैंक यू। हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। यहां लिखिए हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ऐसे न्यायालय जहां प्रत्यक्षतः या सारतक विवादक रहा है। ऐसे न्यायालय जहां प्रत्यक्षतः या सारतः विवादक रहा है। प्रत्यक्षतः या सारतक विवादक रहा है। ये कौन सी कोर्ट की बात कर रहा है? किस कोर्ट की बात कर रहा है? अरे फॉर्मर कोर्ट की। हैज बीन का मतलब समझ में आता है क्या? पहले रहा है, हैज बीन ऑलरेडी रहा है। ये बात कर रहा है पूर्ववर्ती न्यायालय। आगे लिख बोल रहा है वो बिटवीन सेम पार्टीज। समान पक्षकारों के बीच पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद। समान पक्षकारों के बीच पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद। ठीक है ना सर? दोनों में क्या रहनी चाहिए? सेम पार्टीज। अगला लिखिए कौन सा पॉइंट आएगा? इसमें लिखा हुआ है पार्टीज अंडर whom they or any of them are litigating। parties under whom they or any of them litigating। देखिए पक्षकार जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन
अधीन या पक्षकार जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या उनमें से कोई दावा करते हैं, या उनमें से कोई दावा करते हैं, या उनमें से कोई दावा करते हैं। ये पार्टीज की कौन सी पार्टी होनी चाहिए? ये पार्टी होनी चाहिए सर फॉर्मर सूट की, होनी चाहिए पूर्ववर्तीवाद की पक्षकार। और ये अंडर होम दे और एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग ये होने चाहिए सर सब्सिक्वेंट सूट के। ये है पश्चातवर्ती। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको सर, सूट नंबर 1 फाइल हुआ था ए वर्सेस बी के बीच में, ठीक है ना सर। और ये केस हो गया डिक्री। केस आने के बाद में क्या हुआ सर, ए के हो गई डेथ, इसका एक बच्चा है उसका नाम है सी। समझ में आई बात? अब जो सेकंड सूट फाइल हो रहा है ना सब्सिक्वेंट सूट पश्चातवर्तीवाद, ये फाइल हो रहा है बी वर्सेस, तो पार्टीज कौन सी थी? पूर्ववर्तीवाद की पार्टीज। और जो सेकंड वाद है ना अंडर होम दे और एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग, होम दे और एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग, किसके अंडर आप कर रहे हो? सेकंड सूट की बात कर रहे हैं। सूट नंबर 2 हो गया ना पश्चातवर्तीवाद, मैं डायग्राम बना लेना। हाँ, ये सूट नंबर 2 है। फॉर्मल पार्टी का बेटा होगा ना, बेटा बेटी जो भी रिलेटेड है उसका, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी उसका, वो भी हो सकता है, और खुद पार्टी भी हो सकती है। जहां पे शब्द है ना whom they और any of them litigating, अंडर whom they, तो वो सब्सिक्वेंट सूट की बात कर रहा है। बात समझ में आई? तो सेक्शन 11 जो है ना वो अपने आप में एक अथाह सागर है। क्या है? ज्ञान की गंगा निकलती है इससे। क्या निकलती? इसमें डुबकी लगानी जरूरी है। क्या आया था? रेजुडिकेटर। हाँ तो यही आता है, और क्या आता है? ये आरजीएस में भी आएगा। अच्छा, फिर लिख दिया आपने। तो मेहनत करे ना बेटा तो तेरा कुछ हो सकता है कल्याण। आगे लिखिए। अरे खत्म नहीं हुआ है यार, इसको जल्दी खत्म करो। आगे लिखिए। बिटवीन पार्टीज, पक्षकारों के मध्य, पक्षकारों के मध्य क्या लिखिए? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ए एंड बी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ए एंड बी लिखिए। ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य मध्य हितों को लेकर विवाद, ए और बी के मध्य हितों को लेकर विवाद, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मध्य हितों को लेकर विवाद, हितों को लेकर विवाद। जहां भी लिखा हुआ ना लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, हिंदी में इसको बोलेंगे इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए समान हक को लेकर दावा कर रहे हैं, समान हक को लेकर दावा कर रहे हैं, समान हक को लेकर दावा कर रहे हैं, समान हक को लेकर दावा कर रहे हैं। तो जहां भी लिखेंगे ना आप समान हक, समान हक को लेकर दावा कर रहे हैं, तो ये सेम टाइटल है ना सर।
सेम टाइटल किसके लिए आएगा? और जो आएगा ना लिटिगेटिंग, ये किसके लिए आएगा? ये आएगा फॉर्मर सूट के लिए। निकलिए। एक और लिखिए। हो गए? एक और लिखिए। सॉरी, नए पेन की शुरुआत की जाए, उसको बाद में उठाऊंगा। जी, इन ए कोड कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, लिखिए। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए। ऐसा न्यायालय जो पश्चातवर्तीवाद को ऐसा न्यायालय जो पश्चातवर्तीवाद को ऐसा न्यायालय जो पश्चातवर्तीवाद को सुनने में सक्षम हो। ऐसा न्यायालय जो पश्चातवर्तीवाद को सुनने में सक्षम हो। पश्चातवर्तीवाद को सुनने में सक्षम हो। ये जो कोर्ट की बात कर रहा है, न्यायालय जहां पे आप लोग लिखोगे ना न्यायालय, उसमें ऐसे गोला बना के लिख देना। क्या है वो न्यायालय? वो न्यायालय कौन सा होगा सर? कौन सा होगा? पूर्ववर्ती न्यायालय। मतलब कौन सा कोर्ट है वो? मतलब फॉर्मर कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है। मतलब जिस दिन उस फॉर्मर कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, अगर उसी जगह वो सब्सिक्वेंट सूट में फाइल वहीं फाइल हो जाता, तो क्या वो फॉर्मर कोर्ट सुन सकता था? अगर हाँ, तो रेजिस्ट्री डेटा लगेगा। एग्जाम्पल दो इसका, देता हूँ इसका एग्जाम्पल। क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज की। दिक्कत तो कोई नहीं, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट भी तो खत्म कराना है ना। तुम्हारा टेस्ट अनाउंस कर दिया ना, क्यों ले लेना 10 को? हाँ, क्या है 10 को भाई? क्या है 10 को? बता, ऐसा क्या है 10 को? न्यूमरोलॉजी ने सही बताया है, मतलब ऐसा क्या है? उस दिन बर्थडे आपका, क्या दिक्कत है? उस दिन लक्की डे है क्या आपका? 10 को क्यों ले लेना? वजह बताओ। मैं कोई, अच्छा घर जाना है, ये घर का मुंह छोड़ दो। तो क्या है 7 को घर जाना है सर? अरे गणेश चतुर्थी अपनी यहाँ मना लेंगे सेंटर पे, क्या दिक्कत है? हाँ, नवरात्रा में भी अपन यहाँ मनाएंगे। नवरात्र तो अपन करते ही हैं वैसे। तो चले जाओ फिर, आगे दे लेना, और क्या। अरे देखिए, आपको चूज करना पड़ेगा। आपको ये देखिए बलिदान देने पड़ते हैं। देखिए, सुनने की और देख समझना। मान लीजिए सूट प्रॉपर्टी थी जो कि 2 अलग अलग जगह पे आती थी। मतलब ये सांगनेर में भी आती थी और ये चाकसू में भी आती थी। एक प्रॉपर्टी दोनों जगह आती थी। देखिए, बलिदान देना पड़ता है। फंक्शन मेरे गांव में भी हर दिन फंक्शन होते हैं। गांव हमारे तुम्हारे होते नहीं? तो गांव गांव इसको बोलते हैं अपन बोलते हैं उसको गांव 12 करना। गांव 12 मतलब होता है कि गांव के बाहर जाते हैं और अच्छी बारिश के लिए मनोकामना करते हैं। वो तो हमेशा होता रहता है घर पे।
और अगर मैं भी ऐसे 10 फंक्शन निकल के चला जाऊं तो पूरे क्लास का बंटा नहीं बैठ जाएगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता था राखी पे घर जाऊं, 3-4 दिन अपने भतीजों के साथ खेलूं, मुझे भी बहुत पसंद है ये सब काम। क्या आपके बिना भंडारा होगा नहीं क्या? हाँ, क्या आप हलवाई हो? ऐसा क्या फर्क पड़ता है? गणेश जी वो गांव में जाके पूजो या यहाँ घर में पूजो, एक ही बात है। गणेश जी होते हैं। लोग जा रहे गोविंद देव जी के दर्शन करने से भीड़ उमड़ गए। अरे वो तो गोविंद देव जी तो वही है ना, साल भर पूछते नहीं हो, एक दिन जाके ऐसे आस्थावान बनते हो, और तुम्हारी आस्था अच्छी बात है। अच्छा, सब एक ही प्रभु है, वही बात है। गांव के भगवान है, उनको कोई लोटा जल नहीं चढ़ा रहा, और वही अपने महाकाल बाबा के स्पेशल व्यवस्था में जल चढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा थोड़ी होता है। आपको जब लगाव है तो लगाव है। प्रभु भोले बाबा कौन से शिवलिंग वाले छोटे गांव के छोटे शिवलिंग में भोले बाबा नहीं बसते, उसमें भी वही शिवलिंग है। अब आस्था की प्रश्न है, लोग मानते हैं आस्था, तो ठीक है मानो। लोगों को मजा वो मंदिर में जाके दर्शन का नहीं है, सफर का मजा है। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। जिंदगी का जो रस है वो उसमें है, सफर में है। इनका भी मजा सफर में ही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सर सांगानेर में एक प्रॉपर्टी और चाकसू में एक प्रॉपर्टी है। अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुनिएगा। जैसे इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है सर 1,80,000, इसकी टोटल वैल्यूएशन थी। इसलिए ये फाइल हो गए सिविल जज साहब के कोर्ट में। सूट नंबर 1 फाइल हुआ था कहाँ पे? सांगानेर में। सूट था ए वर्सेस बी, और ये डिक्री हो गया ए के फेवर में। मतलब ए जो थे साहब इस केस में जीत गए अपने, ये डिक्री हो चुका है। अब सूट नंबर 2 फाइल हुआ है बी वर्सेस ए, ये हुआ है सर चाकसू में। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि रेस जुडिकेटा लागू होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है, सिंपल सा जो इसका आंसर है वो इस बारे में देखिए। आप इस बारे में देखिए कि सर ये जो प्रॉपर्टी थी चाकसू वाली, सांगानेर चाकसू वाली जो प्रॉपर्टी थी, क्या ये जो कोर्ट जिसने डिसाइड किया सूट नंबर 1 1,80,000 की प्रॉपर्टी, सिविल जज कोर्ट ने डिसाइड किया है। अगर ये सूट यहाँ पे पहले फाइल होता तो भी ये कोर्ट सक्षम था नहीं था? क्या ये पुराना वाला जो कोर्ट है, क्या ये जो ओल्ड कोर्ट है, क्या ये पुराना वाला कोर्ट सक्षम है या नहीं है? अगर ये सक्षम है तो सूट उधर फाइल हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर वो सक्षम है तो सूट उधर फाइल हो जाएगा। पूरी बात सक्षमता की है। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा ना यहाँ पे, तो रेजिडुअल लागू हो जाएगा ना, क्योंकि ये कोर्ट, यही सूट अगर यहाँ फाइल होता तो सांगनेर कोर्ट भी सक्षम था। अगर आप चाकसू की जगह यहाँ फाइल कर देते, मतलब टेक्निकली बात ये कि अब जो ये बीच आ रहा है यहाँ पे, अगर ये बीच यहाँ पे भी फाइल करता तो ये कोर्ट इसको ट्राई कर सकता था ना, इसी प्रॉपर्टी को कर सकता था। तो हाँ है, अभी लाइन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इज ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, लिखा हुआ है इज ए कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। तो यहाँ पे जो न्यायालय की बात हो रही है, ये कौन सा कोर्ट है? फॉर्मर कोर्ट। क्या फॉर्मर कोर्ट पश्चातवर्ती वाद को का विचारण करने में सक्षम है? अगर हाँ सक्षम है तो रेस जुडिकेटा लगेगा। ठीक है, ये तक समझ में आ गया? एक लास्ट लाइन और लिख लो, खत्म हो गया बस अपना। इसमें लाइन लाइज लिखो, heard and finally decided by such court। ये जो सच कोर्ट है, ये कौन सा कोर्ट होना चाहिए? फॉर्मर कोर्ट। ये पूर्ववर्ती न्यायालय। इसमें एक लाइन लिख लीजिए हिंदी में, लिखिए इसमें, ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है या अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है, ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है या अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है या अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है या अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। मतलब समझ में आ गया इसका? तो न्यायालय को गोला मार के क्या लिख लेना? पूर्ववर्ती न्यायालय।
ये हो गया अपना रेस जुडिकाता खत्म। कल से हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है ना। आज रेस जुडिकाता में इतना ही था, बस ये 2-3 क्लासेस ही है, हो गया, ठीक है ना बेटा। पढ़ा दिया इस सेक्शन तो मैंने पूरा, हो गया ना खत्म। अरे हो गया, बस खत्म हो गया, बस इतना ही है, घर से पढ़ लेना अपने, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ेंगे बस अपन, देखिए बस छोटा करते हैं कोर्स को, ठीक है ना। इतने ही होते हैं, बस इतना ही पढ़ाया जाता है, बस हो गया। और पढ़ना है? हाँ, और पढ़ना है क्या? तो तुम नहीं बोलोगे ना तो भी पढ़ाऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही है, कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 5 मिनट में। 5 मिनट